चैप्टर 1, द मास्टरमाइंड। दोस्तों, सक्सेस का मतलब है वातावरण में होने वाले बदलाव के साथ खुद को बदलना और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करना। मास्टरमाइंड का मतलब है दो या दो से ज्यादा लोगों का एक साथ काम करना। किसी भी एक व्यक्ति को सारा ज्ञान और सारा अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए बड़े लक्ष्यों के लिए ये जरूरी होता है कि एक से ज्यादा लोग मिलकर काम करें और अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करें। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ काम करते हैं तो वो किसी भी गोल को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सभी लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हों और उन सभी की लक्ष्य को प्राप्त करने में दिलचस्पी एक समान हो। एक गोल को प्राप्त करने के लिए टीम के सभी सदस्यों में एकता होना भी जरूरी है। जब भी दो नए लोग किसी एक काम के लिए मिलते हैं तो बिना कुछ बोले भी वो एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोनों लोग काम करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई मुद्दों पर दोनों के विचार अलग अलग होते हैं और कई बार तो एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। शुरुआत में कई बार एक साथ काम करने वाले दो लोग एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते, लेकिन अगर शुरुआत के 3-4 वर्ष कोऑर्डिनेशन के साथ निकल जाएं, तो मास्टरमाइंड अलायंस स्थायी बन सकता है। आपका गोल चाहे जो भी हो, आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप एक अच्छी पर्सनालिटी विकसित करें, दूसरे लोगों के साथ दोस्ती करना सीखें, उनके साथ बात करना और तालमेल बिठाना सीखें, दूसरों में अच्छाइयों को देखें और उनके साथ पॉजिटिविटी से काम करना सीखें। ऐसा करने से आप किसी भी गोल को प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। चैप्टर 2, अ डेफिनेट चीफ एम। एक निश्चित लक्ष्य। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम है अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना। बिना कोई लक्ष्य निर्धारित किए आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसे प्राप्त करने के लिए एक संपूर्ण योजना बनाने की जरूरत होती है। चलिए बात करते हैं कि एक लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आप उसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि उसे प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या काम करने की जरूरत है। अपने लक्ष्य को एक डायरी में लिखें और उसे कम से कम दिन में 3-4 बार पढ़ें। इस प्रक्रिया को आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन कहते हैं, जो एक तरह का आत्म सम्मोहन है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपके लक्ष्य के विचार से भर देगा। एक व्यक्ति के मन में जो भी प्रबल विचार होते हैं वो उन्हीं के अनुसार काम करता है। अपने लक्ष्य की कल्पना करें। अपने गोल को अपने मन में ही स्पष्ट तस्वीरों के रूप में देखें और केवल अपने लक्ष्य को ही नहीं, उसे प्राप्त करने के लिए जो काम जरूरी हैं खुद को वो काम करते हुए भी मानसिक तस्वीरों में देखें। सबसे पहले एक डायरी में लिखें कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन से काम करने की जरूरत है। उसके बाद उन कामों को करते हुए खुद को मानसिक तस्वीरों में देखें। इस तरह कल्पना करें कि आप सफलतापूर्वक उन कामों को कर रहे हैं। चैप्टर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। सफलता प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि आप ये विश्वास करें कि आप सफलता प्राप्त करने की काबिलियत रखते हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डर है तो आपको उसे बाहर निकालना होगा और उसके लिए आप आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सफलता पाने के लिए ये जरूरी है कि आपके मन में किसी भी प्रकार का डर ना हो। दोस्तों, डर भी 6 प्रकार के होते हैं। पहला, फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। जंगल में कमजोर जानवर ताकतवर जानवरों का शिकार बन जाते हैं। इंसान के जीवन में बुद्धिमान लोग आम लोगों पर राज करते हैं और उनके धन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। किसी भी इंसान की सामाजिक स्थिति उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। गरीबी का डर व्यक्ति को बहुत से गैर कानूनी काम करने पर मजबूर कर देता है। अगर कोई व्यक्ति अपने साथ वाले लोगों पर विश्वास कर सके तो उसे गरीबी का डर नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मनुष्यों का स्वभाव है कि दूसरों से धोखा और दूसरों पर अत्याचार करना। दूसरा, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना का डर। ज्यादातर लोग वही काम करते हैं जो समाज उनसे करवाना चाहता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा
इतिहास हमें बताता है कि पुराने जमाने में जब कोई व्यक्ति धर्म या सरकार के कानून का पालन नहीं करता था, तो या तो उसे समाज से निकाल दिया जाता था या फिर मौत की सजा दे दी जाती थी। यही कारण है कि ज्यादातर लोग समाज और सरकार के बनाए हुए नियमों के अनुसार ही चलते हैं, कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते। तीसरा, फियर ऑफ ओल्ड एज, बढ़ती उम्र का डर। ऐसे लोगों को इस बात का डर लगा रहता है कि वो एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगता है कि बूढ़े होने पर काम न करने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। लोगों को ये डर भी लगा रहता है कि बूढ़े होने पर मैं खुद अपना ख्याल नहीं रख सकता और उन्हें जिंदा रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। चौथा, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, प्रेम के खोने का डर। हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम पाना चाहता है और हर व्यक्ति को इस बात का डर रहता है कि कहीं प्रेम उसके जीवन से गायब ना हो जाए। प्रेम की भावना के कारण लोगों में उत्साह की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। प्रेम को खोने का डर बाकी सभी डरों से बड़ा होता है। अगर प्रेम की भावनाओं का सही इस्तेमाल किया जाए तो वो इंसान की सबसे बड़ी शक्ति की तरह काम करती है, लेकिन अगर प्रेम की भावनाओं पर नियंत्रण ना हो तो यही मनुष्य का सबसे बड़ा डर बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति के मन में अपने प्रेम को खोने का डर है तो इसका सीधा प्रभाव उसके काम पर पड़ेगा और काम के प्रभावित होने से उसके सफल होने की संभावना भी कम हो जाती है। पांचवा, फियर ऑफ इल हेल्थ, बुरी सेहत का डर। आज के मॉडर्न युग में जहाँ बहुत तरह की बीमारियां हैं, हर व्यक्ति को बीमार होने का डर रहता है। गलत खान पान और केमिकल्स के ज्यादा प्रयोग की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, इसलिए बीमार होने का डर नेचुरल है। आज हम जो भी भोजन कर रहे हैं उन सभी पर केमिकल का प्रयोग होता है और बहुत से खाने की चीजों की पैदावार आर्टिफिशियल तरीकों से की जाती है। इसलिए आज के युग में बीमार होने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा है। छठा, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर। बहुत से लोगों को मृत्यु का भी डर रहता है। वो ये सोचते हैं कि अगर वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए तो उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार का क्या होगा। कुछ लोग समझते हैं कि मृत्यु बहुत पीड़ादायक होती है, इसलिए अगर उन्हें कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो जाए तो उनके मन में मृत्यु का डर बना रहता है। चैप्टर 4, द हैबिट ऑफ सेविंग, बचत करने की आदत। दोस्तों, धन की बचत करना भी एक आदत है और सफल होने के लिए इस आदत का होना बहुत जरूरी है। अपने गोल को डायरी में लिखते समय अगर आप ये भी देखें कि आप अपने महीने भर की इनकम में से हर महीने कितना धन फ्यूचर के लिए बचाएंगे, तो आपका दिमाग इस धन की बचत को एक आदत के रूप में स्वीकार करेगा। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे परिवारों में बड़े हुए हैं जहां धन को बच्चों के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन बच्चों को धन की बचत करना नहीं सिखाया जाता। बच्चों को बचपन से ही धन की बचत करना सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़े होकर वो कभी बचत करना नहीं सीख पाएंगे। डेब्ट यानी कर्ज। कुछ लोग किसी भी काम को करने के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन उन्हें कर्ज लेने की आदत होती है। जब लोग धन की बचत नहीं करते और उन्हें किसी भी काम के लिए धन की जरूरत पड़ती है, तब वो किसी भी दोस्त या रिश्तेदार से कर्ज लेते हैं। जब भी उन्हें किसी काम के लिए धन की जरूरत होती है तो वो कर्ज लेते हैं और इस तरह बार बार कर्ज लेने से कर्ज लेने की उनकी आदत बन जाती है। उधार गरीबी के डर को और भी बढ़ा देता है और आपकी इच्छाओं और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत कम कर देता है। अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो कर्ज लेना छोड़ दें और अपने लिए हुए कर्ज को धीरे धीरे चुकाएं। हर महीने अपनी इनकम में से कुछ पैसे बचाने की आदत डालें। जब आप ये आदत डाल लेंगे तो आपको बचत करने में आनंद आएगा। अगर आप बचत करना चाहते हैं तो आपको शराब पीने और नशे करने की आदतों को भी छोड़ देना होगा, क्योंकि इन चीजों की वजह से बहुत सारा धन बेकार में खर्च हो जाता है और साथ ही साथ सेहत का नुकसान भी होता है। लेसन 5, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप, पहल और नेतृत्व। इनिशिएटिव, पहल करना। पहल करने का मतलब सही कामों को बिना किसी के कहे अपने आप करना है। पहल करना कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए जब भी आपको अपने काम का कोई मौका दिखाई दे तो आपको उस समय पर काम करना चाहिए। अगर आप काफी देर से किसी काम को करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए पूरी योजना बनाइए और बिना देरी किए उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि कोई काम आपकी फील्ड से रिलेटेड है
लेकिन उसे करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा या पैसे नहीं मिलेंगे, तो भी आपको उस काम को करना चाहिए, क्योंकि उस काम को करने से आपको अनुभव मिलेगा। असली खुशी अपने काम से पैसा कमाने से नहीं, बल्कि काम करने के आनंद से मिलती है। जब आप अपने काम को पूरे आनंद के साथ करते हैं, तो वो काम आपको बोझ जैसा नहीं लगता। लीडरशिप, नेतृत्व करना। नेतृत्व करने के लिए किसी भी व्यक्ति को इन विशेषताओं की जरूरत होती है: आत्मविश्वास, आत्मत्याग, सही तरीके से काम करना, पहल करना, निश्चितता, गौरव और साहस। दूसरे लोगों का नेतृत्व करने के लिए आपको अपने फील्ड का गहरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि लोग कमजोर नेता के पीछे नहीं जाते। आपकी कमजोरी उनको आपके ज्ञान और आपके फैसले लेने की क्षमता से पता चलती है। विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी भावनाओं पर आपका नियंत्रण होना चाहिए और आपको शांत रहना चाहिए। आप लोगों से जो भी बात कहते हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। आपके पीछे चलने वाले लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपके कामों से प्रभावित होंगे, इसलिए सही शब्दों का इस्तेमाल करने के साथ आपको सही काम भी करने होंगे। जिन लोगों का आप नेतृत्व करना चाहते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। आप सभी लोगों के साथ एक ही तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोगों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है और वो अपने लिए अलग अलग तरह का नेता चाहते हैं। आपके अंदर सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करने की काबिलियत होनी चाहिए। सही नेतृत्व करने के लिए आपके अंदर जल्दी फैसला लेने की क्षमता होनी चाहिए, फिर चाहे वो छोटे फैसले हों या बड़े। चैप्टर 6, इमेजिनेशन, कल्पना करना। आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन के नियम को अमल में लाने के लिए कल्पना का उपयोग करना जरूरी है। आप तब तक किसी काम को नहीं कर सकते जब तक आप अपने दिमाग में उसकी कल्पना नहीं करते। आपकी कल्पना ही दुनिया में एक ऐसी चीज है जिस पर आपका पूरा नियंत्रण है। आपकी कल्पना एक ऐसी शक्ति है जिससे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई आपकी भौतिक संपत्ति को आपसे छीन सकता है, आपकी दौलत को आपसे छीन सकता है, लेकिन आपकी कल्पना की शक्ति को आपसे कोई नहीं छीन सकता। कामयाब लोग जिन्होंने बहुत बड़े लक्ष्य और सफलता हासिल की है, वो सभी लोग पहले अपने लक्ष्यों और सफलताओं को अपनी कल्पना में देखते हैं। कुछ लोग केवल आखिरी नतीजों को अपनी कल्पना में देखने की गलती करते हैं, लेकिन ऐसा करना केवल दिन में सपने देखने जैसा होता है। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए जो काम करने जरूरी हैं, अपने आप को वो काम करते हुए भी कल्पना में देखें, तभी आप अपने गोल्स को प्राप्त कर पाएंगे। बहुत से कामयाब लोग जैसे कि हेनरी फोर्ड, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जैसे लोग सफलता से पहले खुद को अपनी सफलता के मुकाम पर कल्पना में देखते थे। जब आप किसी भी व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने की कोशिश करते हैं, तो आप उनकी कल्पना में एक तस्वीर बनाते हैं, जिसके कारण वो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट खरीदते हैं। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने कस्टमर को समझें और कल्पना कर सकें कि आपके ग्राहक क्या चाहते हैं। ग्राहक कभी आपको स्पष्टता से नहीं बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं। अगर आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि आपके कस्टमर क्या चाहते हैं, तो आप किसी भी गोल को हासिल करने के लिए और सक्सेस पाने के लिए हर व्यक्ति अपनी कल्पना का उपयोग करता है, फिर चाहे उसे इसके बारे में जानकारी हो या नहीं। आपको पहले उस काम की अपने दिमाग में कल्पना करनी होगी। अपनी कल्पना की शक्ति को विकसित करने के लिए आपको बार बार कल्पना करने का अभ्यास करना होगा। कल्पना से आप जो भी चाहे वो बन सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने लक्ष्यों को और उसे प्राप्त करने के लिए जरूरी कामों को करते हुए खुद को अपनी कल्पना में हर रोज देखना है। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड सभी लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को आपके लक्ष्य के अनुकूल बना देगा। फिर आपको केवल अपने लक्ष्य के लिए काम करना होगा और अपने मन में विश्वास करना होगा कि आप उसे प्राप्त कर लेंगे। चैप्टर 7, एंथुसियाज्म, उत्साह। उत्साह व्यक्ति के दिमाग की वो स्थिति है जो उसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो भी लोग उत्साह से भरे हुए व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, वो उसके उत्साह से प्रभावित जरूर होते हैं। लोगों को लीड करने के लिए और किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए उत्साह का होना बहुत जरूरी है।
उत्साह में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके पूरे शरीर को ऊर्जा से भर सकता है। जब आप किसी काम को पूरे उत्साह के साथ करते हैं तो आप 2 से 3 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं और अपने काम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं। कुछ लोग बचपन से ही जोश और उत्साह से भरे होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये विशेषता अपने अंदर विकसित करनी पड़ती है। अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां आप वो काम नहीं कर सकते जो आपको बेहद पसंद है, तो आप अपना ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको इतने उत्साह से भर दे कि आपको अपने मौजूदा काम में आनंद आने लगे। जो भी काम आपको बेहद पसंद है, आप उसे शुरू करने की योजना बनाइए और उस योजना पर अमल करना शुरू कीजिए। हाउ योर enthusiasm विल अफेक्ट अदर्स। आपका उत्साह दूसरों को कैसे प्रभावित करता है। इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सुझाव। जब आप दूसरों को सुझाव देते हैं तो अपने शब्दों, अपने ज्ञान और अपने मन की स्थिति से दूसरों को प्रभावित करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड दूसरों के मन की स्थिति और भावनाओं को समझने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। इसलिए जब भी आप उत्साह से भरे होते हैं तो आपके आसपास के लोगों को बिना कुछ बोले या बिना कोई काम किए भी प्रभावित करते हैं। आपके शब्दों से ज्यादा आपकी आवाज की टोन लोगों को प्रभावित करती है। अगर आपके विचार, आपके शब्द और आपके काम सामंजस्य में हैं, तो आप अपनी सोच से अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को प्रभावित करेंगे। चलिए बात करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपके उत्साह को बढ़ाती हैं। पहले, वो काम जो आपको बेहद पसंद है आपका उत्साह बढ़ाता है, इसलिए उस काम को करने की योजना बनाएं जो आपको बेहद पसंद है। दूसरी, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरे लोगों के साथ संपर्क में आने से आपका उत्साह बढ़ता है, इसलिए उत्साह से भरे लोगों के साथ हमेशा संपर्क में रहें। तीसरा, अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करें। चौथा, अच्छी सेहत होने से भी आपका उत्साह बढ़ता है, इसलिए अपने खान पान और अपनी सेहत पर ध्यान दें। पांचवा, दूसरों की मदद करने से भी आपका उत्साह बढ़ता है। जब भी आपको मौका मिले तो दूसरों की मदद जरूर करें। चैप्टर 8, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम। अपने उत्साह का सही इस्तेमाल करने के लिए आपका खुद पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। बिना नियंत्रण के जोश और उत्साह बहुत खतरनाक हो सकता है। उत्साह से आपको सही काम करने की शक्ति मिलती है और आत्म संयम वो संतुलन है जिसके कारण आप केवल रचनात्मक काम करते हैं। मनुष्य के जीवन में ज्यादातर दुख आत्म संयम की कमी की वजह से होते हैं। वो सभी लोग जिन्होंने बहुत बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, उन सभी ने अपने अंदर आत्म संयम विकसित किया है। अपने ग्राहकों के साथ भी बातचीत करते हुए आपको आत्म संयम रखना होगा ताकि आप उनके साथ किसी भी बात पर बहस ना करें। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके आत्म संयम का आपके बिजनेस रिलेशंस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हाउ टू बिल्ड सेल्फ कंट्रोल। आत्म संयम कैसे रखें। अगर आप ऐसी परिस्थितियों में भी गुस्से में बोलते हैं जहां आपको शांत रहना चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि आपके गुस्से का कारण क्या है। दोस्तों, गुस्सा दबी हुई भावनाओं का एक लक्षण है, इसलिए आपको अपने अंदर की भावनाओं को समझना होगा, क्योंकि आप केवल उन्हीं चीजों पर नियंत्रण कर सकते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह समझते हैं। अपनी सभी भावनाओं को जानने के लिए आप उन्हें एक कागज पर लिखें कि आपके गुस्से का कारण क्या हो सकता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके गुस्से के कारण क्या हैं, तो उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारें और अपने गुस्से के अलावा दूसरी दबी हुई भावनाओं पर भी नियंत्रण करने का अभ्यास करें। निरंतर अभ्यास करने से ही आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। भुगतान से ज्यादा काम करना। दोस्तों, 3 तरह के काम होते हैं। एक वो जिसे करना हम बिल्कुल पसंद भी नहीं करते, दूसरा वो जिसे हम थोड़ा बहुत पसंद करते हैं और पैसा कमाने के लिए हम वो काम करते हैं, और तीसरा वो जिसे करना हम बेहद पसंद करते हैं। काम में हमारी सहनशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने काम को कितना पसंद करते हैं। अगर आप अपने काम को पसंद करते हैं
तो आप बिना थके हुए ज्यादा समय तक भी काम कर सकते हैं। जिस काम को आप पसंद नहीं करते, उसे करने से आप थोड़े समय में ही थक जाते हैं। ज्यादातर लोग धन कमाने के लिए या तो उस काम को करते हैं जिसे वो पसंद नहीं करते, या थोड़ा बहुत पसंद करते हैं। हमें हमेशा वो काम करना चाहिए जिसे हम बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि उसी काम में हमें जितने पैसे मिलते हैं उससे अधिक काम कर सकते हैं। जिस काम को आप बेहद पसंद करते हैं वो शुरू में ही आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं देता, लेकिन वो काम आपको सबसे अधिक खुशी देता है। रीजंस फॉर अडॉप्टिंग द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। भुगतान से अधिक काम करने की आदत बनाने का कारण। कम पैसों में ज्यादा काम करके आपकी छवि अच्छी बन जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि आप अच्छा काम करते हैं। जब लोग आपकी तुलना आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ करेंगे जो आपके जैसा काम नहीं करते, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। इस तरह काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपका एक्सपीरियंस और कैरेक्टर विकसित होगा और आपकी अच्छी पहचान बनेगी, जिससे आपको फ्यूचर में किसी भी काम में बहुत फायदा होगा। ज्यादा काम करने का नियम कंपनीज और संस्थाओं पर भी लागू होता है। जब आप अपने एम्प्लॉयज को उनके काम से अधिक पैसे देते हैं और काम करने के लिए अच्छा वातावरण मुहैया करवाते हैं, तो वो अच्छा काम करते हैं और लंबे समय के लिए आपके पास काम करते हैं। अच्छा काम करने वाले लोग आपके कॉम्पिटिटर्स की बजाय आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। खुश रहने वाले लोगों के काम की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों ही अच्छी होती है। चैप्टर 10, डेवलप अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। एक आकर्षक व्यक्तित्व का गठन करना। आपकी पर्सनैलिटी आपकी उन सभी क्वालिटीज का संगम है जो आपको दूसरों से अलग करती है। आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, आपके चेहरे की बनावट, आपकी आवाज की टोन, आपके विचार और उन विचारों द्वारा जो चरित्र आपने विकसित किया है, ये सभी विशेषताएं आपके व्यक्तित्व को बनाती हैं। कैरेक्टर आपकी पर्सनैलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आपके कपड़े और कपड़े पहनने का तरीका आपके संपर्क में आने वाले लोगों को सबसे पहले प्रभावित करता है। आपकी आंखें और आपका चेहरा भी आपकी पर्सनैलिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड लोग आपकी आंखों और चेहरे से आपके दिल की बात जान सकते हैं। किसी भी ऐसे काम में जिसमें आप अपने कस्टमर के साथ सीधी बातचीत करते हैं, एक आकर्षक व्यक्तित्व का होना बहुत जरूरी है। आज के युग में हर फील्ड में ऐसा काम है जिन्हें करने के लिए आपको दूसरों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, और बातचीत के दौरान आपके व्यक्तित्व का सामने वाले व्यक्ति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक कमजोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति सामने वाले को कभी प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए आज के युग में सफल होने के लिए अपने अंदर एक आकर्षक व्यक्तित्व विकसित करना बहुत जरूरी है। वेज टू डेवलप अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। एक आकर्षक व्यक्तित्व विकसित करने के तरीके। एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आपका कैरेक्टर है। जो भी लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं, उन्हें आपसे बातचीत करने के बाद ये पता चल जाता है कि आपका कैरेक्टर किस तरह का है। आप सेल्फ डिसिप्लिन से एक अच्छा चरित्र विकसित कर सकते हैं। आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं, उस तरह का व्यक्तित्व आप आत्म सुझाव द्वारा विकसित कर सकते हैं। आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन द्वारा आप अपने अंदर किसी भी क्वालिटी और किसी भी हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। जब आप दूसरों से कुछ भी बुरा या गलत बोलते हैं, तो आपका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षक नहीं लगता। अगर आप अंदर से नेगेटिव हैं और केवल ऊपर से मीठी बातें करते हैं, तो भी कुछ ही दिनों में लोग आपके अंदर की नेगेटिविटी को जान जाएंगे। जब आप किसी व्यक्ति के साथ हाथ मिलाते हैं, तो प्रेम और उत्साह के साथ मिलाएं और हमेशा खुश रहना सीखें। याद रखें, एक व्यक्ति जिसका जीवन दुखों से भरा है, उसका व्यक्तित्व कभी आकर्षक नहीं बन सकता, क्योंकि जब भी वो लोगों से मिलता है तो अपने दुखों और शिकायतों के बारे में ही बात करता है। एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी विकसित करने के लिए आपकी सोच और आपके विचारों का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। चैप्टर 11, एक्यूरेट थॉट। सही सोच। सही और अच्छे विचार हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और सही विचारों को हम दो तरह से पैदा कर सकते हैं। पहला,
कि हम अपने पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से जो जरूरी फैक्ट्स हैं निकाल लें, और दूसरा, हम इंफॉर्मेशन को दो भागों में डिवाइड कर दें। पॉजिटिव सोच के बिना जिंदगी अधूरी है। पॉजिटिव सोच की शक्ति से घोर अंधेरे को भी आशा की किरण से रोशनी में बदला जा सकता है। हमारे विचारों पर खुद का नियंत्रण होता है, इसलिए ये हमें ही तय करना है कि हमें पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव। जिस तरह काले रंग का चश्मा पहनने पर हमें सब कुछ काला और लाल रंग का चश्मा पहनने पर हमें सब कुछ लाल ही दिखाई देता है, उसी प्रकार नेगेटिव सोच से हमें अपने चारों ओर निराशा, दुख और असंतोषी दिखाई देगा, और पॉजिटिव सोच से हमें आशा, खुशियां और संतोष ही नजर आएगा। ये हम पर निर्भर करता है कि हम पॉजिटिव चश्मे से इस दुनिया को देखते हैं या नेगेटिव चश्मे से। अगर हमने पॉजिटिव चश्मा पहना है तो हमें हर व्यक्ति अच्छा लगेगा और हम प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अगर हमने नेगेटिव चश्मा पहना है तो हम बुराइयां खोजने वाले इंसान बन जाएंगे। राइटर नेपोलियन हिल कहते हैं, कई बार हम बिना पूरी बात जाने ही अपने दिमाग में सही और गलत का फैसला कर लेते हैं और हमारी सोच पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी बात के बारे में कोई परिणाम निकालने से पहले हम सभी को सारे फैक्ट्स इकट्ठा कर लेने चाहिए। जो सही सोच वाले व्यक्ति होते हैं वो खुद ही अपने आप को सही दिशा दिखा सकते हैं। राइटर नेपोलियन हिल ये भी लिखते हैं कि आप एकदम सही सड़क पर जा रहे हैं अगर आपके पास सफल होने के लिए सही सोच है और मन में उत्सुकता है। सही और पॉजिटिव सोच से अपने अंदर आत्मविश्वास का संचार भी होता है। नेपोलियन हिल के अनुसार कोई भी सामान्य इंसान सामान्य काम करके भी महान बन सकता है अगर उसकी सोच सही हो और उसके अंदर दूसरों की मदद करने की भावना हो। हमेशा याद रखिए कि आपकी असली संपत्ति वो नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि आप खुद क्या हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। इसलिए हमेशा अपनी सोच सही रखें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। दोस्तों, हमने अपने चैनल ब्रेन बुक पर द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पर एक वीडियो बनाई है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सोच को पॉजिटिव करने का तरीका शायद आपको इस बुक से ज्यादा और कहीं नहीं मिल सकता। चैप्टर 12, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। पूरी तरह से एकाग्र मन से अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा लड़ते रहना जीत का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए केवल एक ही काम करना उचित है, अपनी सारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को एक और यदि लगा दिया जाए तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो अधूरा रह सकता है। जो लोग अपने जीवन में असफल हुए हैं, यदि वो स्वयं इस बात पर विचार करें तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी बार अपने जीवन के रास्तों को बदला है। कोई भी व्यक्ति एक साथ कलाकार, बिजनेसमैन या सोल्जर नहीं हो सकता। उन्हीं व्यक्तियों को सफल कहा जा सकता है जिन्होंने एक वक्त पे एक ही काम में कॉन्सेंट्रेट किया। प्रसिद्धि, सफलता वही लोग पा सकते हैं जिन्होंने तन मन से एक दिशा में प्रयत्न किया। जब सारे रोम में नेपोलियन की वीरता के गाने गाए जा रहे थे, उसके शत्रु उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि उससे मुकाबला कर सके। नेपोलियन से किसी ने पूछा, सम्राट, तुम्हारी विजय का रहस्य क्या है? नेपोलियन ने बहुत स्वाभाविक सा उत्तर दिया, अभी तक इस संबंध में मैंने कुछ विचार नहीं किया। युद्ध के मैदान में तो मुझे कभी याद नहीं रहता कि विजय या पराजय का परिणाम होगा। युद्ध के समय मुझे केवल शत्रु पर कठिन से कठिन प्रहार करने की चिंता रहती है और मैं वार पर वार किए जाता हूँ जब तक शत्रु की गर्दन कटकर गिर नहीं जाती। और यही थी नेपोलियन की एकाग्र शक्ति। कभी कभी ऐसे मौके भी आ जाते हैं जब बार बार प्रयत्न करने पर भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में उस काम में हमारी कोई रुचि नहीं रहती और हम एकाग्रता नहीं रख पाते। यदि महान व्यक्तियों के जीवन को पढ़ा जाए तो हमें पता चल जाएगा कि पहले प्रयत्न में किसी को भी सफलता नहीं मिली, लेकिन असफलता से वो निराश नहीं हुए, बल्कि और भी ज्यादा उत्साह के साथ अपने लक्ष्य पाने की ओर कोशिश करते रहे और अंत में वो सफल हुए। चैप्टर 13, कोऑपरेशन या सहयोग।
राइटर नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में लिखा है, किसी का सहयोग करना सफलता पाने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है। सहयोग या कोऑपरेशन का अर्थ दो या अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं का मिलकर काम करना है। जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो सभी लोगों के विचार एक साथ सुने जा सकते हैं और एक साथ में मिलकर सही फैसलों तक पहुंचा जा सकता है। सहयोग के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। सहयोग एक दूसरे के माध्यम से होता है, फिर भी आपसी सहयोग का होना बहुत जरूरी होता है। सहयोग की भावना हर मनुष्य में होनी चाहिए। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हर किसी का सहयोग कर सकता है। सहयोग की भावना में जितनी सच्चाई होगी उतना ही उसे इफेक्टिव माना जा सकता है। हेलेन केलर का कहना है, अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। यानी कि अकेले हम बहुत थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चैप्टर 14, फेलुअर या असफलता। जब भी हम असफलता की बात करते हैं तो इसका अर्थ नेगेटिव ही होता है। नेपोलियन हिल ने अपनी इस किताब में असफलता की एक नई परिभाषा बताई है। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही हों और हर तरफ से निराशा मिल रही हो, लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने एल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उनकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उन्होंने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही ये सुना वो उनके पास जाकर बोली कि क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खाकर यहीं रह गए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की ये बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गए और झट से हीरो का एक हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दुगना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं वो लोग कभी नहीं हारते। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वो इतिहास के सबसे महान विजेताओं में माने जाते थे। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। नेपोलियन ने कहा है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। चैप्टर 15, टॉलरेंस यानी सहनशीलता। सहनशीलता भी सफलता पाने का ही एक नियम है। ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन ये भी एक गुण है जो इंसान को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आप सफलता की दिशा में चल रहे हैं तो कई बार ऐसी परेशानियां आएंगी जब आपके विरोधी आपको हराने की और पीछे करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपका सहनशील होना बहुत जरूरी है। आज हम देख सकते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम अपनी सहनशीलता खोते जा रहे हैं। जरा सी बात होने पर ही हमें अचानक बहुत गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि जो सहना जानता है वही जीना जानता है। सहन शक्ति अगर हमारे अंदर ना हो तो हमारे अच्छे गुणों का कोई महत्व नहीं रह जाता, चाहे बुरा हो या अच्छा। अगर हम सुनकर सहन करना जानते हैं तो हम परिस्थिति में सरलता से जी सकते हैं। लेकिन परेशानी यही है कि आज हम सब कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सुनना और सहना नहीं चाहते। नेपोलियन हिल के अनुसार अगर व्यक्ति को सहन करना आ गया तो वो अपने जीवन में उन कठिन परिस्थितियों से भी बाहर आ सकता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। चैप्टर 16, द गोल्डन रूल, एक सुनहरा नियम, द पावर ऑफ प्रेयर। दोस्तों, ये बात सही है कि अपनी सफलता के लिए मेहनत खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी सभी लोग ऐसा मानते हैं कि प्रार्थना में शक्ति होती है। अगर हम भी इस बात को माने तो ऐसा तो नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन हाँ,
काम को करते रहने के लिए जो साहस और हिम्मत हमें चाहिए वो हमेशा मिलती रहेगी। इसलिए नेपोलियन हिल इस लास्ट चैप्टर में प्रार्थना की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। प्रार्थना करने के कुछ नियम हैं। पहला, प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए और आसानी से बोले जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा, शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है। तीसरा, खास तौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। चौथा, प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना चाहिए। पांचवा, कभी किसी का नुकसान सोचकर उसके लिए गलत प्रार्थना ना करें। छठा, दूसरों के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में सोचें और फिर प्रार्थना शुरू करें। अगर आपने ये नियम अपनाए तो यकीन मानिए कि आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में बताया गया आखिरी चैप्टर था। तो चलिए सारी इंपॉर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। पहला, सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम है अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना। बिना कोई लक्ष्य निर्धारित किए आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। दूसरा, सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप सफलता प्राप्त करने की काबिलियत रखते हैं। तीसरा, सफल होने के लिए धन की बचत करने की आदत का होना भी बहुत जरूरी है। चौथा, दूसरे लोगों का नेतृत्व करने के लिए आपको अपने फील्ड का गहरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि लोग कमजोर और अज्ञानी नेता के पीछे नहीं जाते। पांचवा, आप तब तक किसी भी काम को नहीं कर सकते जब तक आप अपने दिमाग में उसकी कल्पना नहीं करते। आपकी कल्पना एक ऐसी शक्ति है जिससे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। छठा, लोगों को लीड करने के लिए और किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए उत्साह का होना बहुत जरूरी है। सातवां, हमें हमेशा वो काम करने चाहिए जिसे हम बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि उस काम में हमारे सफल होने की संभावना सबसे अधिक होती है। आठवां, कोई भी सामान्य इंसान सामान्य काम करके भी महान बन सकता है अगर उसकी सोच सही हो और उसके अंदर दूसरों की मदद करने की भावना हो। नौवां, पॉजिटिव सोच के बिना जिंदगी अधूरी है। पॉजिटिव सोच की शक्ति से घोर अंधेरे को भी आशा की किरणों से रोशनी में बदला जा सकता है। 10वां, किसी का सहयोग करना सफलता पाने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है। 11वां, अगर व्यक्ति को सहन करना आ गया तो वो अपने जीवन में उन कठिन परिस्थितियों से भी बाहर आ सकता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। 12वां, सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है।